आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। जरा देख उसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है। जरा देख उसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है। धरा क्या है भला अहदे कोहन के दास्तानों में। छिपाकर आस्ती में बिजलियां रखी है गुर्दों ने। छिपाकर आस्ती में बिजलियां रखी है गुर्दों में। अनादिल बाग के गाफिल न बैठे बागबानों में। न समझोगे तुम मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। न समझोगे तुम मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों। साथियों, फोटो आनी तो अपने दूसरा आज के इस जलसे के सदर मोहतरम हमारे साथ तशरीफ लाए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र के सूबाई सदर सैयद कलीम साहब, हमारे बहुत पुराने साथी। जब हम लोग नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी में हुआ करते थे और अभी बार बार जालना में 2003 में मस्जिद में बम ब्लास्ट का जिक्र हुआ है। इत्तेफाक की बात है कि उस दिन मैं जालना में था, सूबेदारी गेस्ट हाउस में रुका हुआ था जिस दिन ये वाकया हुआ। उस वक्त जालना की क्या हालत थी, जालना के लोग कैसे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा और कौन उनके लिए खड़ा हुआ ये भी हमने देखा। सूबेदारी गेस्ट हाउस में था। शाम को 8 बजे मैं यहाँ जालना बस स्टैंड से बस से निकल के औरंगाबाद गया हूँ। उस वक्त हमारे साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के आज के जो सूबाई ट्रेजरर हैं भाई यूसुफ पटेल साहब, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जालना असेंबली हलके के उम्मीदवार और जालना शहर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के झंडे को, उसके पैगाम को, उसकी इस मोमेंट को, इस तहरीक को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेके चलने वाले जालना जिला के सूबाई सदर और आप सबके जालना असेंबली के चहीते उम्मीदवार असदुल्ला साहब, हमारे साथ स्टेज पे तशरीफ फरमा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जिला जालना कमेटी के मेंबर विजय कामले जी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जिला जालना के सभी ओहदेदारान, कारकुनान और जालना शहर के मुअज़्ज़िज़ सामीन। चुनाव का माहौल है, बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने डंडे, अपने झंडे, अपने वसूलों, अपने ज़ाब्ते, जो भी उनका ज़ाब्ता है, जो भी उनका वसूल है, जो भी उनका नजरिया है, सही है या गलत है, उसके साथ अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में है। इसी में मेरी जानकारी में आया है कि 26 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 2-4 लोग बड़ी सियासी पार्टियों के उम्मीदवार हैं जो अपने वसूलों पे चुनाव लड़ रहे हैं, अपने ज़ाब्ते पे चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोग, अभी बार बार एक पत्रकार का नाम आ रहा था, मैं तो बहरहाल नाम भी लेना नहीं चाहता हूं। हमने पूछा पत्रकार है तो कोई अखबार होगा, कोई चैनल होगा, तो पूछा साथियों से तो कहा नहीं, कुछ पता नहीं। आप पत्रकार हो, अखबार का पता नहीं, चैनल का पता नहीं। आप उम्मीदवार हो, पार्टी का पता नहीं। पॉलिटिकल लैंग्वेज में अगर कहा जाए
सियासी जुबान में अगर कहा जाए तो सियासी पार्टियां उम्मीदवार की माँ और बाप होती है, उनका वसूल होता है, उनका ज़ाब्ता होता है, उनका नजरिया होता है। जिस उम्मीदवार के पास कोई वसूल नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है, सियासत में कोई उसका जानशीन नहीं है, सियासत में कोई उसका वारिस नहीं है, अकेला करे तनहा, तो जिसके माँ बाप का पता ना हो तो सियासत में वो क्या होगा? क्या होगा भाई? अगर सियासत में जिसके वालिदैन का अता पता ही ना हो तो उसको सियासी क्या कहेंगे? है? तो ऐसे लोगों की बात करना, हमारे यहाँ दो तरह की कहावत होती है, होता है ना, मिसाल देते हैं। एक तो कहा जाता है थाली का बैगन, सुना है ना? ये कहावत सुना है ना? क्यों? थाली बैगन, गोल बैगन को थाली में रख दो तो किधर रख जाए कोई अता पता नहीं, है ना? और दूसरा जो है बगैर पेदे का लोटा, ये भी सुना होगा, वो किधर लुढ़क जाए इसका भी कोई अता पता नहीं। तो जिसकी पार्टी का पता नहीं है, कल तक कांग्रेस से टिकट मांगा करते थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, हम लोगों ने कहा था भाई आ जाओ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो जाओ, पत्रकार हो, पढ़े लिखे हो, आओ एक मूवमेंट के साथ काम करो, एक नजरिए के साथ काम करो, एक मकसद के लिए काम करो, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने का काम करो। बात समझ में नहीं है? अब अपक्ष उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन, बगैर पेदी का लोटा कब किधर लुढ़क जाए कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि 20 तारीख तक ही वो डटे रहे, हो सकता है बीच में ही लुढ़क जाए, किसकी गोद में जाके बैठ जाएंगे, किसकी ढोली में बैठ जाएंगे, कोई अता पता नहीं है। और मुझे तो ताज्जुब होता है, हैरानी होती है, अपने कायदीन पे जो नाइबे रसूल हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं। कलीम भाई ने कहा हम आपका एहतराम करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं और आप वाकई जानशीन हैं अंबिया के, लेकिन ये जो 20 तारीख को वोट पड़ने जा रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। बराए मेहरबानी आप लोगों से बहुत अदब के साथ में गुजारिश करना चाहूंगा कि मुल्क के हालात को देखिए, मुल्क के हालात को देखिए। इन फिरका परस्त ताकतों ने, इन मुफाद परस्त ताकतों ने आज मुल्क की आइन को खतरे में डाल दिया। मुल्क खतरे में है, अवाम खतरे में है, लोग खतरे में है, और आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फैसले ले रहे हैं? एक तरफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जाबाज उम्मीदवार है, एक तरफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो इस मुल्क में जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा रही है, एक तरफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है जो इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए काम कर रही है, एक तरफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का उम्मीदवार है जो 2014 से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र से लेके हिमालय की सरहदों तक मुल्क में अपोजिशन का रोल अदा कर रही है। ऐसे हालात में जब जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें खामोश हो चुकी है, उनके ज़बान गुंग हो गए हैं, या तो उन्होंने फिरका परस्तों से समझौता कर लिया है या फिर वो डर गए। ऐसे हालात में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दलितों के मसले को लेके, अक़लियतों के मसाइल को लेके, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ का पार्लियामेंट के अंदर, असेंबलियों के अंदर कोई काला कानून बनाया जा रहा हो, उस काले कानून के खिलाफ आवाज उठा रही है, लड़ाई लड़ रही है।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, अपोजिशन, आज जो मुल्क के हालात हैं, क्या इसकी जिम्मेदार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है? आज मुल्क का आइन खतरे में है, तो क्या इसकी जिम्मेदार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है? क्या आरएसएस और बजरंग दल के लोग इसके जिम्मेदार अकेले हैं? 2014 से पहले 1952 से लेके आज तक इस मुल्क के हुकूमत का बागडोर किसके हाथों में था? इक़्तिदार किनके हाथों में था? फिरका परस्ताकतों को पलने और बढ़ने का मौका किसने दिया? उनको इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचाने का काम किसने किया? कभी गौर किया इस पे? आज जब जरूरत है इस मुल्क में आइन को बचाने की, आज जरूरत है इस मुल्क में मजलूमों के साथ खड़े होने की, तो हमारे जो युवराज, जिनको विरासत में सियासत मिली है, जो इस मुल्क के वजीर आजमा की कुर्सी को, जो इस मुल्क के हुकूमत को अपने बाप की जागीर समझ बैठे हैं, वो आज बड़े बड़े स्टेजों को लगा के और संविधान की कापियां दिखा के संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। संविधान की लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है? 10,000, 20,000, 50,000 का मजमा इकट्ठा कर लीजिए और कहिए संविधान खतरे में है, संविधान की रक्षा करेंगे। अरे जहां आपकी सरकारें हैं, उन हुकूमतों में जुल्म हो रहा है, नाइंसाफियां हो रही हैं, इबादतों की तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, वहां संविधान खतरे में है, उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? जहां फिरका परस्तों की हुकूमतें हैं, लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, बहु बेटियों की आबरूरेज़ी हो रही है, इबादतों के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, बेकसूर और लोगों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है, घरों को गिराया जा रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ता है कि वो संविधान की बेहुरमती हो रही है, संविधान को रौंदा जा रहा है, आइन को रौंदा जा रहा है, उसके खिलाफ आप बोलने के लिए तैयार हैं? अब ये चलने वाला नहीं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अब ये होने नहीं देगी। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, हो सकता है यहां कुछ लोग सुन रहे हो मेरी आवाज को, उनके लिए तारुफ का मुहताज हो, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया किसी से तारुफ का मुहताज नहीं है। आज ये इलेक्शन की जनसभा है, यहां बैठे हुए हैं इलेक्शन कमीशन के लोग भी बैठे हुए हैं, आईबी इंटेलिजेंस के लोग भी बैठे हुए हैं, हमारे और हमारे साथियों के एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड को रिकॉर्ड किया जा रहा है। और मुझे यह भी मालूम है कि लाइव भी चल रहा होगा, बड़े बड़े आला हुकाम बैठ के लाइव भी देख रहे होंगे, और कल हमारी तकरीर को सुना जाएगा और तलाश किया जाएगा कहां हमने लाओ किसी तरीके से इनको फंसाओ मामले में। लेकिन बहरहाल जो भी यहाँ अहलकार हैं, हुक्काम हैं, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। हम तो इस बात को तय करके आए हैं, हम जानते हैं मुसलसल दुश्मने जा की निगहबानी में रहना है, मुसलसल दुश्मने जा की निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना। हम कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं, हम कानून के मानने वाले लोग हैं, कानून पे अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। आइन की हिफाजत जब तक हम कानून पे अमल नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकती है। इसलिए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार संहिता जो चल रही है, आचार संहिता का कोई भी खिलाफ वर्जी ना तो हमारे साथियों ने की है और ना इंशाअल्लाह हम उसको करने का काम करेंगे। बहरहाल बात शुरू होती है 1952 से,
इस मुल्क की जंग आजादी की लड़ाई को अगर आप तारीख उठा के देख लीजिए तो दिल्ली के लाल किले पे आप चले जाइए, इंडिया गेट पे आप चले जाइए, वहां एक लंबी फहरिस्त जंग आजादी के मुजाहिदीन की लगी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया वहां आती है और उसको देखती है। उसको पढ़ लीजिए, उस फहरिस्त में सबसे ज्यादा नाम किसका, किसने कुर्बानियां दी है मुल्क को आजाद कराने के लिए। जब गुलिस्तान को लहू की जरूरत पड़ी, खून हमने दिया, और आज कहते हैं अहले चमन कि चमन हमारा है, तुम्हारा कोई काम नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बुजुर्गों ने जंग आजादी की लड़ाई क्यों लड़ी थी, खून की कुर्बानियां क्यों दी थी? उस वक्त ये कहा गया था कि ये मुल्क अंग्रेजों के कब्जे में है, हम अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद कराएंगे, इस मुल्क में एक सेकुलर निजाम नाफिज किया जाएगा, इस मुल्क में एक आईन बनाया जाएगा। और हमारे बुजुर्गों ने जिन्होंने आईन को बनाया, कानून साज असेंबली के अरकान ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सुपरविजन में, उनकी सरपरस्ती में जो कानून तैयार किया, उस कानून ने सबको बराबर पढ़ने का मौका दिया, सबको तरक्की करने का मौका दिया, सबको आगे बढ़ने का मौका दिया। आईन सबको बराबरी का दर्जा देता है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज आजादी को हुए 70 साल से ज्यादा गुजर चुका है, आज भी अभी पानी की बात यहां आई, जालना में पानी नहीं है। मैं खुद 2003 में उस्मानाबाद में गया था, एक हफ्ता वहां रहने का मौका मिला, लेकिन नहाने के लिए पानी मैसर नहीं हुआ। जब मैं उस्मानाबाद से जालना आया तो डाक बंगले में मुझे नहाने का मौका मिला, मैंने देखा है यहाँ पानी की क्या मसला है। तो क्या हमारे बुजुर्गों ने इसीलिए कुर्बानियां दी थी? आज आजादी की जो रोशनी है, आजादी की जो किरणें हैं, वो गरीबों के घरों तक नहीं। जुल्म और नाइंसाफी की अगर बात करें तो आज जुल्म और नाइंसाफी का क्या हाल है, क्या आलम है, किस तरीके से लोगों के हुकूक की पामाली की जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन? अरे जिन लोगों के हाथों में ज़माने इक़्तिदार रहा, जिन लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर थी, जिन लोगों को हमने अपनी वोटों के जरिए वज़ारत आज़मा की कुर्सी पे बिठाया था, जिन लोगों के हाथों में हमने हुकूमत की बागडोर सौंपी थी, जिन लोगों को हमने सूबाई हुकूमतों का वजीर आला बनाया था, जिन पार्टियों की हुकूमतें थी, उन्होंने ईमानदारी के साथ काम नहीं लिया, सबको बराबरी का दर्जा नहीं दिया, दलितों के साथ इंसाफ नहीं किया, पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ नहीं किया। आज कांग्रेस पार्टी के नेता संसद की बात करते हैं, ये कोई नया मामला है? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान, भारत एक सोशल डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। उसको पढ़ लिया होता, समझ लिया होता। जिस कौम की जितनी हिस्सेदारी होती है, उस कौम के लोगों को हुकूमत में, इंतजामिया में, मुल्क के सारे कारोबार में उनकी हिस्सेदारी होती है। यही है सोशल डेमोक्रेसी। किसकी जिम्मेदारी थी उसको लागू करना? दलितों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, संसद को लाया नहीं गया, उसको शाया नहीं किया गया। नतीजा क्या हुआ? छोटी छोटी कौमें अपने हक और हुकूक के लिए खड़ी हुई, आवाज उठना शुरू हुआ, और आज उसी बीच में फिरका परस्त ताकतों को बढ़ने का, आगे बढ़ने का उनको मौका मिला। अगर आपने इंसाफ से काम लिया होगा, जो यहाँ बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, 1952 में जब इलेक्शन हुआ, हमारे बुजुर्गों ने इस उम्मीद के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता माना, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना कायद माना, उनके जिंदाबाद के नारे लगाए, उनका डंडा और झंडा उठाया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे सवालों का जवाब बन जाएंगे, हमारे मसाइल का हल तलाश कर देंगे। लेकिन हमारे मसाइल का हल नहीं मिला, सवालों का जवाब नहीं मिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद हमारे बुजुर्गों ने उनकी बिटिया इंदिरा गांधी को अपना कायद माना, उनको अपना नेता माना, उनको वज़ारत आज़मा की कुर्सी पे बिठाया, उनका डंडा और झंडा उठाया, उनके जिंदाबाद के नारे लगाए, इस उम्मीद के साथ कि शायद उनकी बिटिया इंदिरा गांधी हमारे सवालों का जवाब बन जाए और हमारे मसाइल का हल कर दे। वहां भी मसले का हल नहीं निकला।
मसाइल बढ़ते गए। इन हुकूमतों में जो जुल्म और नाइंसाफियां हुई हैं, अगर उन जुल्म और नाइंसाफियों की दास्तान बयान की जाए तो वक्त नाकाफी हो जाएगा, बात खत्म नहीं हो जाएगी कि जुल्म की दास्तान खत्म नहीं होगी। जो बुजुर्ग हैं वो जानते हैं, तारीख को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इंदिरा गांधी के बेटे, बीच में मुरारजी देसाई भाई आए, चौधरी चरण सिंह आए, उनको भी अपने अपना कायद माना, उनके जिंदाबाद के नारे लगाए, उनको भी उस कुर्सी तक उठाया, हुकूमत के ईवानों में पहुंचाया कि सवालों के जवाब बन जाएंगे, मसाइल का हल कर देंगे। राजीव गांधी को नेता माना, कायद माना, जिंदाबाद के नारे लगाए, मुलायम सिंह यादव को नेता माना, मायावती को नेता माना, लालू यादव को नेता माना, और भी मुल्क में बहुत सारी सूबाई पार्टियां उभर के आई, उनको भी हमने वोट दिया, नोट दिया, जिंदाबाद के नारे लगाए, हुकूमत के ईवानों तक पहुंचाया। लेकिन मिला क्या? आज माथे पे गद्दारी का टीका लगाया जा रहा है, हमारे नौजवानों को दहशतगर्द कहा जा रहा है, इबादत गाहों को, तालीम गाहों को आतंकवादी का अड्डा करार दिया जा रहा है। यही बदले में मिला है। ऐसे हालात में आपका कोई साथी नहीं है, और ये बात बिल्कुल साफ है, न किसी हम सफर से निकलेगा, न किसी हम नशीं से निकलेगा, न किसी हम सफर से निकलेगा, न किसी हम नशीं से निकलेगा। तुम्हारे पैर का कांटा तुम्ही से निकलेगा। जुल्म आपके साथ हो रहा है, नाइंसाफी आपके साथ हो रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद, दिया आपको जलाना होगा, लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके लिए अभी तक हम दूसरों के साथ चलते रहे। अहमद फराज ने कहा है, गैर परों से उड़ सकते हो, हद तो हद दीवारों तक, गैर परों से उड़ सकते हो, हद तो हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक मकसद के लिए बनाई हुई पार्टी है, एक तहरीक से निकल के आई हुई पार्टी है, जो इस मुल्क में एक तरफ फिरका परस्त ताकतें हैं, जो इस मुल्क में अदल इंसाफ को उन्होंने खत्म कर दिया है, इस मुल्क में जिन्होंने आईन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, हुकूमतों के एमपी और एमएलए खरीदो फरोख्त किए जा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों से किस तरीके से हुकूमतों का उल्टा पलटी हुई है, आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा। ऐसे में मराठा समाज के लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके दोनों हाथ में लड्डू है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, और एक तरफ एनडीए गठबंधन है। पॉलिटिकल पार्टियां दो धड़ों में बटी है ना। अजीत पवार इंडिया गठबंधन में हुकूमत की मलाई काट रहे हैं, और शरद पवार जी बुजुर्ग नेता है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ, वो एनडीए गठबंधन में है, उम्मीद में है कि सरकार बन जाएगी तो बिटिया को मंत्री बना देंगे। ऐसे में उनका कुछ जाने वाला नहीं है। कट कौन रहा है महाराष्ट्र में? चाचा और भतीजे की लड़ाई में बलि का बकरा किसको बनाया जा रहा है? हमको बनाया जा रहा है। उनका कुछ नहीं जा रहा है, वो अपना हक ले रहे हैं, हक लेने वाले हो गए हैं। ऐसे हालात में आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि मुल्क के हालात को देखिए, मुल्क के हालात को समझिए, जज्बात में फैसला न लीजिए। मसाइल खत्म नहीं हुए हैं, जुल्म और नाइंसाफियां भी खत्म नहीं हुई है, अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। आगे और भी खराब दिन आने वाले हैं, मसाइल और भी बढ़ने वाले हैं। कलीम साहब ने इशारा किया है कि आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है। तो मैं उलमाए कराम से एक बार फिर मैं अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, ये वोटों का मामला है, और वोटों से पार्टियों की ताकत बनती है, वोटों से पार्टियों की कुव्वत बनती है। आज आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, कामले साहब बैठे हुए हैं, वहां आज के 35 साल पहले
1984 तक वहां के दलित समाज के लोगों का बुरा हाल था और पूरे मुल्क में बुरा हाल था। लेकिन कांशीराम नाम का एक आदमी पैदा हुआ, उसने अपने समाज के लोगों को सियासी तौर पे बेदार करना शुरू किया, उनको वोटों की कीमत को समझाया, सियासत की ताकत को समझाया। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है कि सियासत की चाबी वो चाबी है जिससे विकास के सारे ताले खोले जा सकते हैं। नो जस्टिस विदाउट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। क़यादत नहीं तो इंसाफ नहीं। सियासत में अगर हिस्सेदारी नहीं है तो आपको इंसाफ नहीं मिल सकता है। आपके साथ जो जुल्म और नाइंसाफियां हो रही है पिछले 70 सालों से, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपना कायद दूसरों को मान लिया, हमने अपनी सियासत दूसरों के हाथ में सौंप दी, हम उनके मुहताज हो गए, हम उनके गुलाम हो गए। और हमारे जो मुफाद परस्त लोग हैं, जो हमारी कौम से निकल के गए, जो मिल्लत की रहनुमाई का, कौम की रहनुमाई का, समाज की नेतृत्व की जो दावा करने के लिए गए थे, वहां गए तो अपनी कोठी बनाने में लग गए, अपने सियासी मुफाद के लिए लग गए। इसलिए आज हम इस पोजीशन में पहुंचे हैं। तो सियासत की चाबी आपको अपने हाथ में लेनी पड़ी होगी। दलितों ने कांशीराम को अपना नेता माना, मायावती को अपना नेता माना, उनके कहने से अपने वोट का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 4 बार इक़्तिदार में आई। पिछड़ी जात के लोगों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का यादव, बिहार का यादव आज लालू यादव को, मुलायम यादव को अपना नेता मान चुका था, उनके डंडे झंडे के नीचे खड़ा हुआ, उनको अपना नेता माना, उस पार्टी को अपनी पार्टी मानी, उसने अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया, अपना परचम बनाया, अपने समाज को मुत्तहिद किया, दूसरे समाज के लोग उससे जुड़ते गए। और मुलायम सिंह यादव 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। उनका सियासी नाबालिग बेटा भी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहा। लालू यादव लगातार 10 साल तक हुकूमत किए। अपनी अंगूठा टेक बीवी राबड़ी देवी को भी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और उनका बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 बार रह चुका। आज बिहार में मुख्यमंत्री का दावेदार है या नहीं है? ये जो छोटी छोटी कौमें हैं, इन्होंने अपने अंदर क़यादत पैदा किया, अपने अंदर लीडरशिप पैदा किया, अपनी पार्टी बनाई, अपना परचम बनाया, वो हुकूमत में हिस्सेदार बन गए। आज वो वज़ारत आज़मा के जिम्मेदार दावेदार है, प्रधानमंत्री के दावेदार है। अगर प्रधानमंत्री की दावेदारी की बात करें तो सिर्फ एक वक्त हुआ करता था जब इस मुल्क में सिर्फ एक मखसूस तबके के लोग प्रधानमंत्री के दावेदार हुआ करते थे। लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछड़ी जातियों से आते हैं, जो दलित समाज के लोग आते हैं, वो भी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, अपनी सरकारें बना रहे हैं। यहाँ तक कि जो सबसे दबी कुचली कौम है, जो जंगलों में रहती है, जो घास फूस खा के अपनी जिंदगी बसर करने का काम करती चली आई है, जिसे आदिवासी कहा जाता है, झारखंड के जंगलों में उन्होंने राजनीति शुरू किया। और शिबू सोरेन वहां के चीफ मिनिस्टर बने और उनका बेटा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है। आप कहां हैं? आप किस दुनिया में हैं? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, एक चौकीदार के भी दावेदार आप नहीं रह गए। सारी सियासत खत्म हो गई, सारी सल्तनत खत्म हो गई, अब कुछ नहीं बचा है। तो ऐसी सूरत में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक तहरीक की शक्ल में आई है, जो इस मुल्क में जो लोग संविधान को तोड़ रहे हैं, जो लोग संविधान की हिफाजत करने में नाकाम साबित हो रहे हैं, इस मुल्क में एक सियासी मुतबादिल के तौर पे उभर के आ रही है। तो आप लोग उस मुतबादिल को बनाने का काम कीजिए, उसको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और रही बात इलेक्शन के पहले और बाद की, आज ये जितने 26 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, जो जीतेगा वो भी आपके पास नहीं आएगा, और जो हारेगा उसके आने का सवाल ही नहीं होता है। ये बेचारे पत्रकार कहां जाएंगे, क्या करेंगे, वो हमारे साथियों ने बता दिया है। लेकिन जालना में, परभनी में, भीड़ में, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के हर जिले में, और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि इस मुल्क के हर सूबे में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जमहूरियत में एक होता है जो सेहतमंद जमहूरियत की जो सबसे बड़ा वो है
मिसाल है, जो होना है, जो खुसूसियत है, उसमें एक होता है हिज़्ब इख्तिलाफ, जिसको कहा जाता है सत्ता पक्ष, जिसके हाथ में हुकूमत होती है, और एक होता है विपक्ष। एक हुकूमत में होता है, एक विपक्ष में होता है। तो लोकतंत्र में, सही लोकतंत्र उसको कहा जा सकता है, सेहतमंद जमहूरियत उसको कहते हैं, जिसमें मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। और विपक्ष जो होता है वो हुकूमत का आईना होता है, हुकूमत की गलतियों का एहसास कराता है, हुकूमत को टोकता है, हुकूमत के अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। और जमहूरियत में वो लड़ाई सड़क से शुरू होती है और वो सदन तक जाती है। लेकिन 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत बनी है, भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आई है, उसके बाद से इस मुल्क में न तो किसी सूबे में अपोजिशन दिखाई पड़ रहा है, न तो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन दिखाई पड़ा। और सड़कों की बात तो छोड़ दीजिए, सड़कों में जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना, बात करना किसी पार्टी के नेता ने जरूरी नहीं समझा। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इसी बात पे कहा था, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं, जब सड़कें लोकतंत्र में, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं, तो संसद आवारा हो जाती है। बहुत तल्ख बात उन्होंने कही थी। अगर सेहतमंद लोकतंत्र को बरकरार रखना है, हुकूमत किसी की भी हो, अगर उस हुकूमत को आईना दिखाना है, अगर हुकूमत को सही रास्ते पे लाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हुकूमत के गलत पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाई जाए। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तारीख उठा के देख लीजिए। 2014 से जब सारे सियासी पार्टियों के लीडर जेल में जाने से डर गए, जेल जाना किसी को अच्छा नहीं लगता है, अपने घरों में बैठ गए, संसद खामोश हो गई, सड़कें खामोश हो गई, संसद का कोई अता पता नहीं है, संसद में एमपी है कि नहीं है, कानून पास हो जा रहा है। इसने पिछले 5 सालों में इस संसद ने क्या क्या नहीं देखा है, वो आप लोगों के सामने है। किस तरीके से जबरदस्ती कानून को पास करवाया गया है, जबरदस्ती बिलों को पास करवाया गया है, ये सारी चीजें आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे हालात में सियासी खामोशी थी, विपक्ष खामोश था। 2014 से आप उठा के देख लीजिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने कोई भी ऐसा इश्यू नहीं होगा, कोई भी ऐसा कानून नहीं होगा जो अवाम के मुखालिफ हो, हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी जो अवाम के खिलाफ हो, कोई ऐसी जुल्म और नाइंसाफी, वो चाहे किसी भी मजहब के मानने वाले के साथ हो, दलितों के साथ हो, पिछड़ों के साथ हो, अकलियतों के साथ हो, मजहबी अकलियतों के साथ हो, किसी के साथ जहां जहां जुल्म और नाइंसाफी हुई है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोग, हमारे लोग, अभी असेंबली और पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन सड़कों को हमने सुनसान नहीं होने दिया। सड़कों पे हमारे लोग लगातार जद्दोजहद करते रहे, सड़कों पे हमारे लोग लड़ाइयां लड़ते रहे। और वो काम चालना में भी आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, परभनी ने अपनी आंखों से देखा है, औरंगाबाद ने अपनी आंखों से देखा है, महाराष्ट्र ने अपनी आंखों से देखा है, केरला ने अपनी आंखों से देखा है, कर्नाटका ने अपनी आंखों से देखा है, आसाम ने अपनी आंखों से देखा है, पंजाब में भी हमारी ताकत कम है, लेकिन पंजाब में गए, हरियाणा में जुल्म हुआ तो हरियाणा में गए, उत्तर प्रदेश में जुल्म और नाइंसाफी हुई तो उत्तर प्रदेश में हम गए। और यही वजह है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोग आज हुकूमत और इंतजामिया की आंखों में किरकिरी बने हुए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे लोग नहीं है, ये ऐसे वैसे लोग नहीं है। ये जिस तरीके से कहा जाता है ना कि सोने को तपाता है तब सोना निखर के आता है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो कैडर है, तपाया कैडर है, निखर के आया है। इसे जेलों में नहीं डाल के डराया जा सकता है, इसके ऊपर कातिलाना हमला करके नहीं डराया जा सकता है, इसके ऊपर मुकदमे कायम करके इनको डराया नहीं जा सकता है। ये जुल्म और नाइंसाफी से लड़ने वाले लोग हैं। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, कोई ऐसा कैडर नहीं होगा जिसके ऊपर 2-4 मुकदमे कायम किए गए, फर्जी मुकदमे कायम किए गए। खुद मेरे ऊपर 1988 28 साल की मेरी सियासी कैरियर है। 28 साल के सियासी कैरियर में एक भी हमारे ऊपर कहीं FIR नहीं दर्ज हुआ है। हर
असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमने एक्टिव रोल पे प्रचार किया है, विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाया है, लेकिन कहीं भी हमारे ऊपर एक मुकदमा आज तक दर्ज नहीं हुआ। लेकिन जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम शुरू किया, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी हुकूमत है जो पूरे मुल्क में मिसाल दी जा रही है, उस हुकूमत के खिलाफ जब बिगुल बजाया तो हमको भी उठा के जेलों की सलाखों को पीछे डाल दिया गया, फर्जी मुकदमे हमारे ऊपर भी कायम कर दिया गया, 4 महीना जेल में रहकर आया। लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, हमें इसका कोई फिक्र नहीं है, और हमने अपने घर वालों से भी कह दिया, अपने लोगों से बता दिया कि जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है। हमने किसी के साथ जुल्म नहीं किया है, किसी को सताया नहीं है, कोई बेईमानी नहीं की है, कोई ठगहारी नहीं की है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है, किसी मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्विस होने का हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमको जालिम हुकूमत ने फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है, ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है, ये हमारे लिए फख्र की बात है। आप लोगों को इसमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं हुई। तो हमारे सभी साथी इसी तरीके के लोग हैं जो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ, अगर हम सदन में रहेंगे तो सदन में आवाज उठाएंगे, सदन में अगर आप लोगों ने नहीं भेजा तो इंशाअल्लाह ताला सड़क पे हम जिस तरीके से अपनी आवाज उठाते रहे हैं, आवाज उठाते रहेंगे। ये जो असद साहब है ना, इनको आप बगैर पेदे वाला लोटा मत समझिएगा। हाँ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इनके साथ खड़ी हुई है। हो सकता है कि यहाँ जो दूसरे 26 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, पैसे के मामले में वो उनसे कमजोर हो सकते हैं, दौलतमंद नहीं हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं हो सकते। गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं हो सकते हैं। और जहां तक तजर्बे की बात है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का अभी कोई विधायक नहीं है, कोई एमपी नहीं है, लेकिन हमारा हर कैडर अपने आप को विधायक से ऊपर मान के काम करता है, विधायक से ऊपर काम करता है। लोकतंत्र ने हमको वो रास्ता दिया है, लोकतंत्र जमहूरियत ने हमको वो हथियार दिया है कि हम किसी सदन का सदस्य ना भी रहे, किसी असेंबली में ना रहे, किसी पार्लियामेंट में ना रहे, किसी कारपोरेशन में ना रहे, लेकिन हुकूमत के गले में हलक में हाथ डाल के अपने हक और हुकूक को लेना, गरीबों के ऊपर हो रहे जुल्म और नाइंसाफी को खत्म करना कैसे किया जाता है वो हमारे पार्टी के कैडर्स को आता है। तो आप लोग इनको कमतर न जानिए, इनको कमतर न समझें। ये भी पढ़े लिखे हैं, ये भी पत्रकार भी है, और इनके तो अखबार का पता भी है, सोशल वर्कर है, लोगों का काम कराया है। वक्त की कमी की वजह से अपनी काम को ये गिना नहीं सके हैं। कोई भी, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा गली मोहल्ला नहीं होगा जहां सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों ने सोशल वर्क न किया हो। तो बहरहाल वक्त की कमी है, फिर इंशाअल्लाह आप लोगों के बीच में आएंगे, तफसीली बातें होंगी, इलेक्शन के बाद खुल के बातें होंगी। बस एक चीज का आप लोग ख्याल रखिएगा, आखिरी बात मैं कहने जा रहा हूं कि आज ये जो इलेक्शन हो रहा है, मैंने बता दिया है कि एमपी एमएलए कोई माने नहीं रखता है। किसी भी सियासी पार्टी को मिला हुआ वोट उसकी कीमत तय करता है। किसी भी सियासी पार्टी के उम्मीदवार को जो असेंबली और पार्लियामेंट के दौरान वोट मिलता है, वो वोटों की तादाद, नंबर ऑफ वोट उस पार्टी की ताकत को तय करता है। वोट की हैसियत समझ में आ गई? आ गई। उसकी ताकत को तय करता है। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोग जो कुर्बानी दिए हैं, जो जेलों की सलाखों के पीछे डाले गए हैं, ये कोई मुजरिम नहीं थे, इनके ऊपर कोई जुर्म नहीं था, इन्होंने कोई बेईमानी नहीं की थी, इन्होंने कोई जनाकारी नहीं किया है, कोई ठगहारी नहीं किया है, बल्कि आप सबके गरीबों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते हुए हुकूमत की तानाशाह हुकूमत की अताब का शिकार हुए। शेर आया, शेर आया। जिंदाबाद जिंदाबाद
कोई भी मामला हो, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप उस जगह पे अपने आप को रख के देखिए। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारी माएँ और बहनें मेरी आवाज को सुन रही हैं, एक बंदा, ये लोग आपके हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़ते हुए जेलों के सलाखों के पीछे जाते हैं। और ऐसे नहीं, ईद आता है, रमजान आता है, ईद आती है, बकरीद आती है, जेलों की सलाखों के पीछे होते हैं। अब आप तसव्वुर कीजिए कि अगर उस जगह पे आपका बेटा होता, आपका भाई होता, हमारी जो माएँ और बहनें हैं, उनका अगर सुहाग होता, उनका अगर बेटा होता। रमजान का जब पहला महीना आता है, पहला रोजा आता है, किस तरह की खुशी होती है, क्या उमंग होता है। बाप घर से बाहर होता है, भाई घर से बाहर होता है, बहन फोन करती है कि भैया से अफ्तारी का वक्त हो रहा है, कब आओगे। बेटा फोन करता है, अब्बू अफ्तारी का वक्त होगा, कब आओगे। माँ इंतजार करती है, अभी हमारा लाल आएगा, अफ्तारी का सामान लेके आएगा। उस घर में क्या रौनक होती है ना, क्या माहौल होता है। लेकिन वही जब SDPI का हमारा एक कैडर जेलों की सलाखों के पीछे होता है, किसके लिए, आपके लिए, आपके हक और हुकूक के लिए, आपके ऊपर जुल्म और नाइंसाफी के लिए कोई मुजरिमाना हरकत करते हुए जेलों की सलाखों के पीछे नहीं जाता है। जब ईद आती होगी तो उसके माँ के ऊपर क्या गुजरती होगी, उसके भाई के ऊपर क्या गुजरती होगी, उसके बाप के ऊपर, बुजुर्ग बाप के ऊपर क्या गुजरता होगा। उसके बच्चे जब कहते होंगे कि अब्बू कब आएंगे अफ्तारी का सामान लेके, वो माँ अपने बच्चे को क्या जवाब देती होगी, वो बहन अपनी भाई का किस बेसब्री से इंतजार करती होगी। तो साथियों, इस चीज को तसव्वुर में करके याद कर लेना, उस जगह पे आपका बेटा भी हो सकता था, आपका भाई भी हो सकता था। आज उन्हीं कुर्बानियों के लिए मैं जानना के लोगों से, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर मेरी बात गलत है तो उसको असरे नो नजरअंदाज कर दीजिएगा। लेकिन अगर जरा सी हमारी बातों में सच्चाई है तो आज हम महाराष्ट्र की हुकूमत के सामने, महाराष्ट्र में असद भाई को के लिए वोट मांगकर आपसे ये कहने आए हैं कि आप जीतने और हारने की बात मत कीजिए। हार और जीत के फैसले आसमानों में हुआ करते हैं, लेकिन हमारे साथियों ने जो कुर्बानियां दी है, हमारे साथियों ने जो जुल्म और नाइंसाफियां बर्दाश्त की है, हमारे कार्यकर्ताओं के माओ बहनों और अहले खाना पे जो गुजरा है, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने एक वोट का इस्तेमाल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लिए कर दीजिएगा। और हो सके तो मेरी बात सच लग रही हो तो ये बात जालना के लोगों तक घरों घर पहुंचा दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये जो बिना पैदे के जो लोटे टहल रहे हैं ना, इतने लोग अगर निकल जाए तो 5 दिन काफी होता है, ये हवा में चले जाएंगे और आपका एक एक वोट गिना जाएगा। आपकी वोट हमारी ताकत बनेगी, आपकी वोट असद भाई की ताकत बनेगी, आपका एक वोट कमरे साहब का ताकत बनेगा, आपकी एक वोट हमारी कलीम साहब को ताकत देगी। और जो भी महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर होगा, आपके वोटों के बदौलत उसकी आंखों में आंखें डाल के वो बात कर सकेंगे। ये आपके वोट की कीमत है। इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि बार बार चिट्ठी आ रही है, सोचा था कि अपनी दिल की बात कह दूं आप लोगों से। बहरहाल मैं माजरत चाहूंगा अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची हो, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन खुदारा बहकावे में मत आइएगा। और आप लोगों से मैं वादा करता हूँ, सारे विधायक वादा करते होंगे, शहर बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, नल लगवाएंगे, पानी लगवाएंगे, गटर साफ कराएंगे, शुरू में ही वादा होता है। हम असद भाई की तरफ से आप लोगों से ऐसा कोई वादा नहीं, कोई वादा नहीं है। एक वादा हम आपसे करके जा रहे हैं, आप लोगों ने वोट दिया नहीं दिया ये आपकी मर्जी है। आप लड़ाई लड़ने वालों के साथ रहते हैं या
मुखालिफों के साथ रहते हैं, ये आपका मामला है। लेकिन ये वादा है कि अहले चालना वालों में, चालना में किसी के साथ जुल्म होगा, वो मजलूम किसी भी कम्युनिटी का होगा, किसी भी समाज का होगा, किसी भी तबके का होगा। अगर रात के 12 बजे आपने आवाज दिया तो हमारे असद भाई, हमारे सैयद कलीम साहब, हमारे कामले साहब और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का ऑफ इंडिया का एक एक कैडर रात के 12 बजे आपके घर पे उस जुल्म के खिलाफ, उस मसले के खिलाफ लड़ाई लड़ता हुआ नजर आएगा। ये आपसे हम वादा करके जा रहे हैं। इसमें आप कभी कोई नहीं पाएंगे, कोई कोताही नहीं पाएंगे। हम 5 साल की राजनीति करते हैं, 5 साल सड़कों पर लड़ाई लड़ने का करते हैं। इसी के साथ आखिर में इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो। हमने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ और तमाम दलितों, पसमानदा, कमजोर तबकात के लोगों को ये यकीन दिलाते हुए कि हमारे हाथ में आने दो निज़ाम चमन, हमारे हाथों में आने दो निज़ाम चमन, हमारे हाथों में आने तो दो निज़ाम चमन। खुली हवा में परिंदे भी मुस्कुराएंगे। खुदा हाफ़िज़।